अब हम लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि 1000 ईस्वी तक उसने महमूद गजनवी जो था उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए। कन्नौज तक पढ़ लिया था। महमूद का भारत पर सबसे प्रमुख आक्रमण सोमनाथ पर हुआ। सोमनाथ के शैव मंदिर में अतुल संपत्ति थी जिसे महमूद ने प्राप्त किया। महमूद जिस समय सोमनाथ में लूटी संपत्ति लौटा रहा था साथ लेकर लौट रहा था, तब उसे जाटों ने बहुत परेशान किया और प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से 1027 में उसने सिंधु नदी व मुल्तान के समीप जाटों को परास्त कर दिया। महमूद का जाटों पर आक्रमण उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक तो मैंने आपको अभी शॉर्ट में थ्योरी बताई भी थी पहले भी। महमूद के आक्रमणों के विषय में प्रो हबीब का मत है कि महमूद धर्मार्थ ना था और भारत पर आक्रमण उसके धार्मिक उद्देश्य के कारण तो बिल्कुल भी नहीं था। धन के लालच से उसने जो आक्रमण किए थे वो धन के लालच से किए थे। मोहम्मद गौरी गौर का रहने वाला था। अब यहाँ से मोहम्मद गौरी का शासनकाल शुरू होता है। मोहम्मद गौरी जो गजनी की मृत्यु के बाद जब उसने 1100 लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य गौर वंश का उदय हुआ और वो यहाँ पर आया भारत में। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। उसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, लेकिन उसको शॉर्ट में मोहम्मद गौरी के नाम से ही पूरे इतिहास काल में, और हम पढ़ते भी हैं तो मोहम्मद गौरी के नाम से ही जानते हैं। पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। वो गौर का रहने वाला था, इसलिए गौर शासक कहलाया और गौरी साम्राज्य कहलाया। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। यह इसकी पहली विजय थी। भारत पर गौर की पहली विजय थी 1175 में जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया और किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय हो गई। 1191 या 92 के लगभग में 91 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसने अपने वफादार सैनिकों की सहायता से भागने में सफल हुआ। गौरी के भागते ही मुसलमान सेना युद्ध छोड़कर भाग निकली। 1192 में दोबारा युद्ध होता है तराइन में, तराइन नाम की जगह पर, तो तराइन का युद्ध कहलाया वो। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था राजपूत शासक, वो पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। 1192 में जो उसने हमला किया मोहम्मद गौरी ने, वो छल कपट से किया और विश्राम करती सेना को उसने हमला करके परास्त कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बनाया। बाद में उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के समान केवल लूटपाट नहीं पर अपना साम्राज्य भारत में स्थापना करना चाहता था, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई कुछ हद तक। मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में उसके किसी शत्रु के द्वारा हत्या कर दी गई। असल में उसके कोई किसी शत्रु क्या, जिन जाटों का उसने जाटों पर हमला किया था 1205 ईस्वी में, गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा। फिर क्या हुआ कि 1198 में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। झेलम और चेनाब नदी के बीच खोखर से युद्ध मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया, पर उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारी सेना के साथ युद्ध को जीतने में उनकी मदद की, क्योंकि वो युद्ध हारते नजर आ रहे थे, पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से जीत गए। इसके पश्चात खोखरों ने दमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1200 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को का कत्ल कर दिया और उसका शव तुर्क भेज दिया और तुर्क के गजनी ले जाकर वहाँ दफन कर दिया। इस तरह मोहम्मद गौरी का भी अंत हो गया। तो हम बात कर रहे थे सल्तनत कालीन की। अब यहाँ से जो सुल्तान बने, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि लगाई, उन्हें सल्तनत कालीन कहा गया। तो दिल्ली में सल्तनत काल की इस तरह से स्थापना होती है। अब मोहम्मद गौरी का जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक तरह से वो गुलाम ही कहलाया। सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए उसके वंश को गुलाम वंश और दास वंश का नाम दिया गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन यहाँ पर से रहा 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते क्योंकि इसका वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम संतान। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा।
ये गुलाम वंश जो रहा 1206 से 1290 तक रहा। अब इसमें बहुत सारे 10 से 11 शासक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 1210 में आराम शाह, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 40, बहराम शाह 40 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, बलवन 1266 से 1286, कैकुबाद 1286 से 1290, शमशुद्दीन क्यूमर्श 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 रहा, जो जिसका शासनकाल महत्वपूर्ण था। दूसरा, इसमें इन 10-11 शासकों में पूरे गुलाम वंश में 4 से 5 शासक जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बलवन ऐसा चौथा राजा था इस गुलाम वंश में जिसका नाम और उसको प्रसिद्धि मिली उसके साम्राज्य के दौर में। तो ये था गुलाम वंश। जिस गुलाम वंश के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था आपका तुर्क का आक्रमण कैसे हुआ भारत पर, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, और किस तरह गुलाम वंश का उदय हुआ और सल्तनत कालीन की शुरुआत हुई, ये हमने इस चैप्टर में जाना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।